हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव। ये वीडियो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है। सीएस एग्जीक्यूटिव का दिसंबर 2019 सीएस एग्जीक्यूटिव के दिसंबर 2019 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके एफएम का जो 60 मार्क्स था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का कारण क्या, एक आइडिया लगे किस तरह का एग्जाम के अंदर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। और वापस से बहुत जल्द जो जून 2020 के लिए सीएस इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन पूरा डिस्कस करके एमसीक्यू का हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे। चलिए काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन पेपर। कुल मिला के 100 मार्क का पेपर जो दो सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। पहला है पार्ट 1 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगला है पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा पहले क्या, इनफैक्ट ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, काफी सारा मिक्स है थ्योरी और प्रैक्टिकल का। थ्योरी के लिए मेरा 10 क्लास दिया हुआ है, आप लोगों को ध्यान होगा एमसीक्यू का 10 क्लास हम लोग कंडक्ट किए थे। तो अगर आप लोग का वो किया हुआ है और क्लास किया हुआ है तो आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म। याद होगा डिसीजन रहता है 3 तरीका का, एक रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक है फाइनेंसिंग, एक है डिविडेंड। और ये तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप था। तो ऑप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर डिपेंडेंट ऑन फाइनेंसिंग, करेक्ट। फाइनेंसिंग डिविडेंड डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे करता है, करेक्ट। All the 3 decisions are interrelated, absolutely correct। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आने वाला है, डी। डन। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 18,000 इन्वेस्टेड टुडे। आज के दिन 18,000 रुपए इन्वेस्ट करें, इसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, यानी फ्यूचर वैल्यू क्या होगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। तो वो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब टाइम वैल्यू फनी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े थे, आपको जल्दी से याद दिलाते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 18,000 इंटू 1 प्लस आर। आर देखो कितना है 5%। 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बाय 100। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.05 टू द पावर एन। एन कितना है 10,000। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1.05 टू द पावर 10 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर उठाओ। 1 प्लस 0.05 यानी 1.05 लिख दो। 1.05 लिख दिए, देखो दिखा हाँ, टू द पावर 10। अब टू द पावर 10 कैलकुलेटर में मिलता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू इज इक्वल टू, तो ये 2 बार हो गया, पर ऐसा मेरे को 10 बार करना है तो एक और बार इक्वल टू 3, एक और बार इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया। ये वैल्यू मेरे को मिला है ये वाला। इसको देखो मल्टीप्लाई करना है 18,000 से, मल्टीप्लाई करना है 18,000 तो इनटू 18,000। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आएगा, देखो ये वैल्यू आया, दिख रहा है 29320। इसका आंसर क्या है 29320। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम लोग का जैसे आप कैलकुलेटर वाला बताए आया नहीं 1.05 टू द पावर 10। तो कुछ लोग के कैलकुलेटर में ना 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लोग के कैलकुलेटर में सीधा इनटू इक्वल टू करते ही आ जाएगा। कुछ लोग 1.05 इंटू 2 बार इंटू करके इक्वल टू करेगा, तब देखो नंबर चेंज हुआ स्क्वायर। फिर एक और इक्वल टू 3, एक और इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक करना है। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन 3, द कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव बीन। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में 2 कंसेक्टिंग ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस गया भाड़ में, अपने आप याद करना। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में भी डिस्कस किए थे। प्लस
जो हमारा चैप्टर 1 का थ्योरी था उसमें भी हम लोग डिस्कस किए, दो होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये हमेशा कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या रहेगा? ए। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is an example of systematic risk in stock? ये CAPM का क्वेश्चन हुआ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो हम लोग जब प्रैक्टिकल किए तब भी डिस्कस किया और अलग से थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। दो तरह का रिस्क था, एक था सिस्टमैटिक, एक था अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है, जो हर एक कंपनी को इंपैक्ट करेगा, वो सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या? जो खाली एक कंपनी को इंपैक्ट करे, खाली एक पर्टिकुलर कंपनी को इंपैक्ट करे। Which of the following is an example of systematic risk? सिस्टमैटिक का एग्जांपल क्या? एक कंपनी में स्ट्राइक हुआ, वो खाली उसको इंपैक्ट करेगा, अनसिस्टमैटिक। इंडस्ट्रियल रिसेशन, पूरे इंडस्ट्री में रिसेशन हो गया, तब तो भैया हर एक कंपनी को इंपैक्ट करेगा, तो ये रहेगा सिस्टमैटिक। स्टिल बाकी के एग्जांपल पढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेड एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर, एक नया कॉम्पिटिटर आया है, तो जिस कंपनी का कॉम्पिटिटर आया है खाली उसको इंपैक्ट होगा। बैंकरप्सी ऑफ अ मेजर सप्लायर, एक सप्लायर का बैंकरप्सी हुआ, तो जिस कंपनी का सप्लायर है खाली उसको इंपैक्ट होगा, तो पूरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट क्या करेगा? इंडस्ट्रियल रिसेशन। आंसर क्या होगा क्वेश्चन 4 का पार्ट बी। अगला क्वेश्चन 5, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय। आगे मत पढ़ो। ट्रेजरी बिल याद करो, हम लोग जब CAPM पढ़े थे, एक फॉर्मूला था KE का RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक, और याद करो RF क्या था? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जी, इसका एक और नाम दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड यानी जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है, जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है, क्वेश्चन उठता है इसको कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट। तो देखा हमारा ऑप्शन में क्या गवर्नमेंट है? एकदम है, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डन। चलिए जा क्वेश्चन 5, पांचों क्वेश्चन काफी इजी था। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, चलो लिखा हुआ है गिवन दैट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.31% per annum. What is the nominal rate of interest per annum if compounding is carried out quarterly? यानी अगर हम लोग क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं, यानी ये इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग हुआ, तब इस केस में बताओ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अगर साल भर में हम लोग कुल मिला के कमा लिए 9.31% पर annum, तो देखो मान लो 100 रुपए में इन्वेस्ट किया था। अब देखो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R बाय M टू द पावर N इंटू M। देखो एक तरीका था, इसका अलग से हम फॉर्मूला कराए, बट जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला से सारा काम हो जाएगा। मान लो शुरू में 100 रुपया गया, ठीक, फ्यूचर में 9.31% पर एनम कमा लिए, यानी 100 रुपए में 9.31 और कमाए, तो फ्यूचर में वैल्यू 109.31 हो गया। 100 रुपए में 9.31% कमाया, तो 100 में 9.31 और जोड़ 109.31 हो गया, इंटू 1 प्लस R, वही तो निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या, डिवाइडेड बाय M। अब देखो क्वार्टरली, M था कंपाउंडिंग, साल में कितना कंपाउंडिंग होता है? क्वार्टरली बोला है, यानी साल में 4 बार कंपाउंडिंग होता है, टू द पावर N, हम लोग एक ही साल का लेके चल रहे हैं, इंटू 4। तो अगर इसको नीचे ले जाए तो देखो ये क्या होगा, आज जैसे डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा? 1.0931 इज इक्वल टू 1 प्लस R टू द पावर 4 टू द पावर 4। करेक्ट। अब देखो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस R बाय 4 क्या होगा? 1.0931 टू द पावर 1 बाय 4। ये पावर इधर गया तो टू द पावर 1 बाय 4 हो जाएगा। अगर टू द पावर 1 बाय 2 होता तो एक और स्क्वायर रूट, अगर टू द पावर 1 बाय 4 है तो इसका मतलब 2 और स्क्वायर रूट, तो ये 1.0931 लेंगे, लिखेंगे कैलकुलेटर में 1.0931। देखो हम लिखा, टू द पावर 1 बाय 4 है, यानी 2 और स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, पहले एक स्क्वायर रूट मारे फिर एक और स्क्वायर रूट मारे, ये आया। ये वैल्यू आप देखो कितना बना, ये वैल्यू कितना बना, 1 प्लस R टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1.0225।
ठीक, अब आप सॉल्व कर लो। तुम लोग लिख सकते हैं r/4 क्या होगा, 1 इधर गया, माइनस करेंगे तो 0.0225, तो r का वैल्यू क्या बनेगा, 10 इंटू 4, तो 10 इंटू 4.0225, ये बनेगा 0.09, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, क्या बन जाएगा, 9%। ठीक, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, प्रेजेंट वैल्यू को 100 माने, फ्यूचर वैल्यू हम लोग जोड़ देंगे इंटरेस्ट के साथ, आर मुझे कैलकुलेट करना रहेगा, बस खाली ध्यान देंगे जो टू द पावर 1/4 किया ना, वो 2 बार स्क्वायर रूट है। डन। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन 7? Our decision related to mix of debt and equity in the balance sheet best relates to which of the following? अब जो कितना इक्विटी शेयर से लेके आना है, कितना डिवेंचर से लेके आना है, ये डिसीजन हम लोग किस में लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में। याद हो हम लोग एक चैप्टर भी था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग जाने थे कितने रुपए की इक्विटी कितने रुपए का डिवेंचर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कहां है, पॉइंट नंबर बी। और अदरवाइज सोचो ना, कैपिटल बजट केपेक्स का बजट कोई काम का नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा करना है, और यहां तो कितना रुपया लेने का बात कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज का तो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following are not applicable in case of payback period calculation of investment appraisal? याद करो पेबैक पीरियड में क्या निकालते थे, मान लो शुरू में 1 लाख गया, हर साल 20-20 हजार आ रहा है, तो कितने साल में आया, 5 साल में। 1 लाख गया, हर साल 20-20 हजार आया, कितने साल में आया, 5 साल में। इसका बेस्ट पार्ट ही काफी सिंपल है, इसका बेस्ट पार्ट जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा जल्दी रुपया आएगा उसमें पेबैक जल्दी हो जाएगा। अगला, अब मान लो यहां पे आया 5 साल, अब इन्वेस्टर अपने मन से डिसाइड करता है हम तो 3 साल के अंदर जो है उसी को ऑप्ट करेंगे, तो 3 साल का कोई लॉजिक नहीं, आर्बिट्ररी नंबर। प्रॉब्लम क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेबैक पीरियड होने के बाद कितना कैश आया उसको ये इग्नोर करता है। तो देखो क्या लिखा है, which of the following are not applicable, are not applicable in case of payback period। बोलता है सिंपल इन कंसेप्ट, एकदम सिंपल है, ये तो अप्लाई करता है। ये वैसे प्रोजेक्ट को फेवर करेगा जिसमें सब्सटैंशियल इनफ्लो जल्दी हो जाए, ऑब्वियस सा बात है, जिसमें जल्दी शुरू में जल्दी कैश इनफ्लो ज्यादा आएगा उसको ही फेवर करेगा। कट ऑफ आर्बिट्रेरली डिसाइड किया गया है, एकदम सही। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ना इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका आंसर क्या होगा, डी। डन। चलो अगला, द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। हाँ, द सिक्योरिटी मार्केट लाइन एसएमएल जिसको बोलते थे, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो सिक्योरिटी मार्केट लाइन ये हम लोग पढ़े थे जब सीएपीएम के बारे में डिस्कस किए थे थ्योरी पढ़ने के दौरान, जिसके अंदर में क्या होता था, हम लोग एक ऐसा ग्राफ बनाते थे और हम लोग देखते थे बिना रिस्क लिए रिटर्न कितना, बीटा के बढ़ने के साथ साथ मेरा किस तरीका से के बढ़ता रहेगा। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, कितना रिटर्न कमाएगा एक इक्विटी शेयर होल्डर बीटा के चेंज होने के साथ साथ। तो एसएमएल रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, बीटा एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट ए। डन, ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन 10? द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू। अब देखो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉस्ट किसके बराबर आएगा, ध्यान होगा हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक केडी निकालते थे, कॉस्ट ऑफ डेट, एक केपी निकालते थे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, एक के निकालते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक के आर निकालते थे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। और हम हमेशा बताया था के और के आर सेम होता है, दो केस में छोड़ के। कब, अगर बाई चांस फ्लोटेशन कॉस्ट रहा तब, और दूसरा अगर शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट कुछ बोल देगा तो दोनों अलग हो जाता है। तो एक बात समझो, फ्लोटेशन कॉस्ट और शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट में अलग हो जाता है, अदरवाइज ये हमेशा सेम रहेगा। कारण क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर को का ये पैसा है इक्विटी शेयर कैपिटल,
और जो रिटेन अर्निंग्स है वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है। तो यहां पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स किसकी इक्वल आएगा, जितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है इक्विटी शेयर में उतना ही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स रहेगा। तो 10 का आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर बी। क्लियर है यहां तक, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आर डिसीजन रिलेटेड टू बीसीआर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्राइटेरिया इंप्लाइज। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, देखो नाम खुद बता रहा है बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो, तो बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो क्या होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज लेस देन 1 देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। यानी अगर बीसीआर लेस देन 1 है, बीसीआर लेस देन 1 का मतलब क्या, बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट, इधर गया 1 इंटू कॉस्ट कॉस्ट, जब बेनिफिट कम हुआ है कॉस्ट ज्यादा लग गया तो एक्सेप्ट करे, पगला है क्या, बेनिफिट ज्यादा होना जरूरी है। यानी बीसीआर अगर लेस देन 1 आया तो एक्सेप्ट नहीं रिजेक्ट करना है। तो देखो बीसीआर लेस देन 1 आया तो एक्सेप्ट नहीं रिजेक्ट करना है। आंसर क्या होगा, डी। डन। चलो अगला क्वेश्चन 12, कैसे दिखाए, कोई ऑप्शन छुप जा रहा है। एक बार चलो ठीक है, अब आप लोग एक बार थोड़ा छोटा दिखेगा पर ऐसे ही लिखो, अदरवाइज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन 12, चल क्या इक्विटी शेयर विद बीटा ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, और किसी शेयर का बीटा मोर देन 1 है, तो याद करो बीटा का मतलब क्या था, सीएपीएम में जाने। तो सोचो हम लोग का सीएपीएम से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बीटा इज मोर देन 1, ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर बाई चांस ओवरऑल मार्केट 1% बढ़ेगा ना, तब ये कंपनी का स्टॉक 1% से ज्यादा बढ़ेगा। वही अगर बीटा इक्वल टू 1 होता, तो अगर पूरा मार्केट 1% बढ़ता तो ये कंपनी का शेयर प्राइस भी 1% बढ़ता। अगर बीटा लेस देन 1 होता, तो अगर बाई चांस ओवरऑल मार्केट 1 बढ़ता तो ये कंपनी का शेयर प्राइस 1 से कम बढ़ता। तो बीटा मोर देन 1 अच्छे समय में अच्छा है, खराब समय में खराब हो जाएगा, यानी बड़ा अग्रेसिव स्टॉक है। बीटा लेस देन 1 एक डिफेंसिव स्टॉक है, मार्केट एक बढ़ा हम तो एक से कम बढ़ेंगे, गिरा तो फायदा भी रहेगा। तो बीटा मोर देन 1 क्या है, अग्रेसिव स्टॉक। क्यों, इसका कारण क्या अग्रेसिव होने का, कहां गया क्वेश्चन, हाँ इसका कारण क्या है अग्रेसिव स्टॉक, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मोर देन मार्केट, करेक्ट, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज मोर देन मार्केट इंक्रीज, करेक्ट, डिक्रीज थोड़ी करता है तो इंक्रीज करेगा। आंसर क्या रहेगा, बी। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो गया, बी। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो तुम लोग रियलाइज करो पहला क्वेश्चन 12 तक में कोई झमेला नहीं था, बड़ा इजी था। क्या है क्वेश्चन 13, एन इंटरेस्ट रेट दैट हैज बीन एनुअलाइज्ड यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद जो इंटरेस्ट कमाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट। यानी इफेक्टिवली हम लोग साल भर में क्या कमाएं। और अगर आप लोग ध्यान दो तो एक क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन 6, उसमें भी देखो क्या था, कंपाउंडिंग हुआ था तो लास्ट में क्या कमाए थे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, चलो हो गया हमारा क्वेश्चन 13। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जरा देखें। चलो क्वेश्चन 14, द रिस्क एवर्जन ऑफ इन्वेस्टर्स कैन बी मेजर्ड बाय। यानी कि इन्वेस्टर रिस्क से कितना भागता है वो कैसे मेजर किया जा सकता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ना ये तो बिना रिस्क लिए रिटर्न है। हम लोग को तो निकालना है कि रिस्क लेने की वजह से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आता है वो। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये तो टोटल मार्केट रिटर्न हो गया। वेरियंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी, नहीं, डिफरेंस बिटवीन मार्केट रेट एंड रिस्क फ्री रेट, याद करो ये आरएफ था, ये आरएम था, ये आरएम माइनस आरएफ है। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी रिस्क लेने की वजह से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, रिस्क नहीं लेते तो कितना नहीं मिलता। आंसर क्या रहेगा, डी। डन। चलो अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखिए क्वेश्चन 15, इफ अ फर्म डिक्लेयर्ड, वर्ड को ध्यान दो, डिक्लेयर्ड पास्ट टेंस है, यानी ऑलरेडी जो दिया था 25% डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपया। तो 10 रुपए का 25% डिविडेंड दिया था, डिक्लेयर्ड। तो एक बात बोलो, जो ऑलरेडी डिविडेंड दे दिए वो D0 होता है, और एक साल बाद जो देते हैं उसको D1 बोलते हैं। तो यहां पे D0 क्या है, 10 का 25% 2.5। चलो ठीक है।
ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5%, जी दिया हुआ है 5%। 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, आप लोग कैलकुलेट करो 0.05। इफ द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटल का रेट यानी इक्विटी कैपिटल का रेट है 12%, 12% क्या होता है 12 बाय 100 0.12। इट्स एक्सपेक्टेड प्राइस वुड बी, प्राइस निकालना है। अब वो D0 G K ये सब बात कर रहा है, डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है गॉर्डन मॉडल का, उसमें P0 होता था D1 अपॉन KE माइनस G। अब क्वेश्चन होता है D1 कैसे मिलेगा, पहले डिविडेंड दिए थे 2.5 रुपया, पर D1 में मेरे को 1 साल बाद का डिविडेंड चाहिए होता है, तो भैया पिछले साल 2.5 दिए थे, अगले साल 5% ज्यादा चाहिए, तो 2.5 रुपया पता था 2.5, उसका 5% जोड़, 5% निकाले, जो भी आया उसको 2.5 में जोड़े, क्या बनेगा 2.625 डिवाइडेड बाय KE पता है, ग्रोथ पता है। तो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करेगा, ये कितना आएगा 2.625 डिवाइडेड बाय 0.07, कैलकुलेट करके देखा है कितना हो जाएगा 37.5। आंसर क्या है 37.5। क्वेश्चन नंबर कौन था ये 15। ठीक, चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन 16? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ, और याद करो चैप्टर कैपिटल बजटिंग जब पढ़े थे तो हम पहला लाइन ये बोला था, कैपिटल बजटिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। अब बोलते हैं यहां पे क्या चीज को इवैल्यूएट करना है, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग? नहीं, फाइनेंसिंग नहीं। इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड? नहीं, डिविडेंड नहीं। फाइनेंसिंग डिविडेंड ना, दोनों नहीं। किसको? ओनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। वेरी इजी। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो 10 क्लास हम थ्योरी का लिया था वो ढंग से पढ़ना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, बहुत 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 काम का चीज है वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। आप लोग देखोगे 60 में 40 मार्क्स वहां से रहेगा। अब 40 मतलब 30-35 नंबर कम से कम। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा हुआ है? और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कोई। चलो अगला देखिए क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में क्या लिखा हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन कैन एलिमिनेट रिस्क। हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, जो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से आता है, वो रिस्क हम लोग काट सकते हैं। कब? अगर हम लोग उसके बाकी और कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो एक का फायदा दूसरे का नेगेटिव काउंटर कर देगा, तो रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा। कब? अगर जो पोर्टफोलियो में मेरा सिक्योरिटीज है वो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं, तब तो और रिस्क बढ़ जाएगा। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड होगा। जैसे अगर एक में रिस्क आता है 0.02, दूसरे में -0.02 आया, तो दोनों को जोड़ के देखो क्या बन जाएगा 0, तो मेरा रिस्क खत्म हो जाएगा। तो रिस्क खत्म कब होता है? जब परफेक्टली नेगेटिव रहे। रिस्क डबल कब हो जाता है? जब परफेक्टली पॉजिटिव रहे। डन। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर क्या होगा? परफेक्टली नेगेटिव। चलो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन 18? डैश इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ओके। इफ द एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल का कैश इनफ्लो, यानी बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। और याद करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता था A/R इंटू 1 - 1 + R⁴ n। आप लोगों को याद नहीं है, घबराना मत, एनीवेज आप लोग रिवाइज करेंगे, ये चीज आप लोग को याद आ जाएगा। अब यहां पे एनुअल कैश इनफ्लो 1000 रुपया है, तो देखो ए दिया हुआ है 1000। 5 साल देखो n दिया हुआ है 5 साल। डिस्काउंट रेट 15%, आर दिया है 15%। 15% का मतलब 15/100 0.15 इंटू 1 - 1/1.15 टू द पावर 5। तो पहले ना हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेशन आप लोगों को कैलकुलेटर में हम सिखाया था। 1.15 टू द पावर 1.15 टू द पावर 5। टू द पावर 5 तो होता नहीं है, इनटू इक्वल टू करेंगे 2 हो गया, एक और इक्वल टू 3 हो गया, एक और इक्वल टू 4 हो गया, एक और इक्वल टू 5 हो गया। ये आएगा 2.01 2.0113।
या 4, जो मन चाहे बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 बाय 0.15 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.0114। ठीक, अब दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, फिर सीधा उसको इंटू 1000 बाय 0.15 करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.0114 माइनस 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.15, ये आएगा 3352। तो देखो इसका आंसर क्या है, 3352। तो इसको हम लोग टिक मार सकते हैं। ठीक, तो देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आया है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है 19? एन इन्वेस्टर परचेसेस एन 8% बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। एक बॉन्ड या डिवेंचर खरीदा 1000 रुपए का, जिसका फेस वैल्यू 1000 रुपया है, जिसका इंटरेस्ट रेट 8% है, और मेच्योरिटी है एंड मेच्योरिटी ऑफ 5 इयर्स फॉर 900। 5 साल बाद ये 900 रुपया का मेच्योरिटी वैल्यू है। पर भैया इन्वेस्टर को सबर नहीं था। अ ईयर लेटर, 1 साल बाद, he sells it for ₹960 in the market। oh sorry एक सेकंड, आई एम रियली सॉरी, हम गलत एक बात बोला है। इन्वेस्टर 8% बॉन्ड खरीदे जिसका फेस वैल्यू 1000 रुपया था, जिसका मेच्योरिटी 5 साल था, और ये कितने में खरीदा? फॉर 900 रुपया। 1000 रुपए के बॉन्ड को 900 में खरीदा है, आई एम रियली सॉरी। और 1 साल बाद ये 960 में बेच दिया। बोलता भैया बता कितना ये गेन कमाया। सिंपल सा बात सोचो ना, आज के दिन 900 रुपया खर्चा किया, 900 रुपया गया, 1 साल बाद ये 960 रुपए में बेचा, तो 1 साल बाद 960 रुपया मिला। पर ध्यान दो, 1 साल बाद तो इसको इंटरेस्ट पे तो मिलेगा। इंटरेस्ट एक बात बताओ तो किस पे कैलकुलेट करेंगे, इश्यू प्राइस या फेस वैल्यू? हमेशा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना था? 1000, उसका 8% आप लोग कैलकुलेट करो। 1000 का 8% यानी 80 रुपया। यदि सोचो 900 रुपए की चीज को 960 में बेचे तो फायदा 60 रुपए का हुआ। इंटरेस्ट 80 कमाए तो भैया कुल मिला के फायदा हुआ 140 रुपए का। देखो ना, 140 का फायदा हुआ, 80 रुपए इंटरेस्ट मिला, और 900 की चीज को 960 में बेचे, 60 वहां कमाए, तो 140 का फायदा कितना रुपया लगा के? 900 रुपया लगा के। परसेंटेज के लिए 200, और आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू आ जाएगा 15.55%। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अरे वाह, ये क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 करके आए थे, जहां पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को 100 रुपया माने। देखते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 12.55%। व्हाट इज द नॉमिनल यील्ड? तो देखो क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r टू द पावर n। करेक्ट, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है? अच्छा मान लो प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं बोला, 100 रुपया मानते हैं। 12.55% कमा लिया तो 100 में 12.55% कमाया, मैंने 12.55 ही कमाया। तो फ्यूचर में वैल्यू क्या बन जाएगा? 100 तो था, 12.55 और आ गया, तो 112.55 इंटू 1 प्लस, अच्छा देखो यहां पे कंपाउंडेड क्वार्टरली था तो डिवाइडेड बाय m इंटू m करना चाहिए। r निकालना है कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी 4, 21 साल का है, इंटू 4। ठीक, तो अगर हम इसको डिवाइड करें क्या बन जाएगा? 1.1255 इज इक्वल टू 1 प्लस r टू द पावर 4 टू द पावर 4। और हम जैसा क्वेश्चन नंबर 6 में ही बताया था, इस पावर को उधर ले जाएंगे तो 1.1255 टू द पावर 1/4 आ गया। और जिसका भी पावर टू द पावर 1/4 है उसको 2 बार स्क्वायर रूट करना है, तो 1.1255 को 2 बार स्क्वायर रूट करो, ये 1.03 आ जाएगा। ये 1.03 आ जाएगा, इक्वल 1 प्लस r बाय 4। करेक्ट। अब अगर हम लोग इसको इधर ले जाए तो ये क्या बनेगा? 0.03 इक्वल टू r बाय 4। r का वैल्यू क्या बनेगा? 0.12। परसेंटेज के इंटू 100 12%। बहुत इजी था। तो एक चीज रियलाइज करो, हम लोग का ओवरऑल फोकस क्या रहना चाहिए। आप लोगों का जो एमसीक्यू क्लास था उसके अंदर मैं पूरा एक क्लास बताया था यही सारा कैलकुलेशन करने में, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। तो आप लोग को वो करना है अच्छे से, सारा एमसीक्यू क्लासेस करना है।
जो थ्योरी हम लोग आप लोग सीधा स्टडी मैट से किए थे, हम खुद बुक नहीं बनाया तो हम आधा पर्दा चीज काटता, सीधा ICSI का स्टडी मैट से किए, वो ढंग से करना। ठीक, तो ये करने से ओवरऑल पेपर बड़ा इजीली आराम से स्मूथ वे में निकल जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। पढ़े क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। देखो एक और टाइम वैल्यू का क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, A/R 1 - 1 + R⁴ आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। और रुपीज 15,000 स्टार्टिंग इमीडिएटली तुरंत स्टार्ट हुआ तो उसके फॉर्मूला में × 1 + R और जुड़ जाता है। एंड पेइंग अनदर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और 5 और इंस्टॉलमेंट है। अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 12%, R है 12%। A कितना है? 15,000। R है 12%, यानी 12/100 0.12। 1 - 1.12 to the power 5 × 1.12। वैसे देखो इस क्वेश्चन का एक खराब बात ये हो गया कि जब आप लोग ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये जो भी कैलकुलेशन करके आएगा और आंसर से मैच करेगा ना, 4 ऑप्शन मैच नहीं करेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में जो भी कैंडिडेट था सबको एक मार्क मिला था, अदरवाइज सही रहता। तो एनीवेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते, पहले ये फैक्टर निकालते × 15,000 by 0.12 × 1.12। बट एनीवेज ये क्वेश्चन गलत था। जो ICSI का भी सजेशन आंसर आया उसमें क्लियरली उन्होंने बात बोला कि ये क्वेश्चन गलत था, इसमें 4 ऑप्शन मैच नहीं किया था। इनफैक्ट ये पेपर में 2 क्वेश्चन गलत थे, FM में 2, SM में 1, तो 3 क्वेश्चन गलत, फ्री का 3 मार्क। 100 out of 3% फ्री। वाओ, भर भर के गलत है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलो जरा देखिए क्वेश्चन 23। Which of the following does not contribute to systematic risk? इनमें से कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है? देखो CAPM का बार बार क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है? सिस्टमैटिक रिस्क क्या था? जो पूरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट करे। अनसिस्टमैटिक जो एक कंपनी को इंपैक्ट करे। चलो पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सिस्टमैटिक। चेंज इन इंटरेस्ट रेट सिस्टमैटिक है, सबको इंपैक्ट करेगा। चेंज इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जब खर्चा करता है तो भैया पूरे इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। एमरजेंस ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर, अगर एक नया कॉम्पिटिटर आया, वो तो एक कहीं सी कंपनी का आया होगा, तो ये उसी कंपनी को इंपैक्ट करेगा, ये सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पूरे इंडस्ट्री का पॉलिसी बदला, सिस्टमैटिक रिस्क। डन। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 24 क्या लिखा हुआ है? वरुण लिमिटेड is issuing 1 lakh 12% irredeemable preference shares. Very good. Irredeemable preference shares of face value of 100 रुपए each. टोटल में 1 लाख रुपए का इशू किए, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किए। आई डोंट केयर। ये लोग डिस्कस किया, अगर पर शेयर निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2 रुपया पर शेयर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स? केपी निकालना है, फॉर्मूला इररिडीमेबल है, फॉर्मूला होगा प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। करेक्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आएगा? देखो भैया, हर प्रेफरेंस शेयर का दाम है 100, डिविडेंड का रेट है 12%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आएगा? 100 का 12% 12 रुपया डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? इशू करके क्या मिला? तो 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर को इशू किए और इशू करने के समय फ्लोटेशन को भैया 2 रुपया लग गया, तो पूरा 100 रुपया नहीं मिला, 100 में 2 रुपया जाएगा, 98 मिलेगा इंटू 100। और आप लोग कैलकुलेट करेंगे 1200 डिवाइड बाय 98 कितना बन जाएगा? 12.24%। अब इमेजिन करो क्लास में हम लोग इससे कितना बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन किए थे, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। डन। 24। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 25, एक और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन। चलो जरा पढ़े क्या है? इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख, शुरू में 3 लाख रुपया खर्चा हुआ यानी कैश आउटफ्लो, पेज रुपीज 25,000 पर एनम, हर साल इनफ्लो आएगा 25,000 रुपया पर एनम टिल परपेचुइटी। टिल परपेचुइटी याद करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला A/R। और एक और मेरा आप लोग से एडवाइस है, ये वीडियो देखने के बाद एक हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक रिवीजन वीडियो डालेगा, उसको आप लोग जरूर देख लेना कि देखो टाइम वैल्यू से कितना क्वेश्चन आया हुआ है।
व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी एनपीवी निकालना है अगर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9%। चलो ठीक है, अब देखो एनपीवी क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता था। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे मिलेगा, देखो यहां पे कैश इनफ्लो 25,000 आ रहा है टिल परपेचुइटी, जिंदगी भर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है ए बाय आर। और कैश आउटफ्लो कितना गया था, 3 लाख। आज के दिन गया मैंने पीवी फैक्टर 1, तो खाली 3 लाख। ए कितना है 25,000, आर कितना दिया हुआ है 9% यानी 0.09 माइनस 3 लाख। तो आप लोग कैलकुलेट करो, 25,000 बाय 0.09 कितना आएगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 0.09, 277,777, सॉरी 277,778 माइनस 3 लाख। आप लोग कैलकुलेट करना, ये माइनस बन जाएगा बहुत सारा 2। आंसर क्या है 25 का ए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है। और ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन। अब सोचो हम लोग कितना कुछ पढ़े हुए क्वेश्चन, कितना लॉलीपॉप आया हुआ है। Which approach in capital structure argues that overall capitalization rate, overall capital का rate KO and cost of debt KD remains constant। याद करो हम लोग 4 चीज पढ़े थे। एक था एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच में केडी और के कांस्टेंट होता था। बुक खोल के देखना, पहला लाइन लिखा रहता था। एनआई अप्रोच के अंदर में केडी और के ओ कांस्टेंट होता था। और भैया वॉल्टर गॉर्डन तो बकवास बात कर रहा है, ये तो डिविडेंड पॉलिसी का था। तो यहां पे केडी और के ओ कांस्टेंट करने बोला है, वो किस में हो रहा है, एनवाई अप्रोच में। कितना सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। डन। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इनफैक्ट हम जितना रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं एफएम का और आप लोग के एमसीक्यूज का, उतना देख लो, उससे भी एग्जाम का नैया तो पार आराम से होगा फैंटास्टिक मार्क्स के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है, एन अरेंजमेंट वेयर अ बैंक अलाउज अ बोरोवर टू ओवरड्रॉ अप टू अ सर्टेन लिमिट फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस तक तुम लोग के बचपन में पढ़ा हुआ है कि अगर एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए तो बैंक के पास जाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करने के लिए। उस फैसिलिटी को हम लोग क्या बोलते थे, कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, कैश क्रेडिट। ब्रिज लोन अलग चीज है, लोन सैंक्शन हो गया पर डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में मेरे को 2 महीना लगेगा, तो इस बीच में ब्रिज लोन देते हैं। टर्म लोन लॉन्ग टर्म के लिए, लेवरेज बायआउट एकदम अलग कंसेप्ट है, वो एनीवेज हम लोग थ्योरी में डिटेल में पढ़े। तो इसका आंसर है कैश क्रेडिट। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारा कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन। फंड रिप्रेजेंटेड बाय चेक विच हैव बीन इशूड बट विच हैव नॉट बीन डेबिटेड फ्रॉम बैंक इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज। याद करो कैश मैनेजमेंट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या था, याद करो एक हेड ऑफिस होता था, एक ब्रांच होता था, एक कस्टमर होता था। अब कस्टमर चेक इशू कर दिया हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के अंदर में चेक प्रोसेस होगा, ये बैंक में डिपॉजिट करेगा, फिर बैंक यहां पे इंटीमेट करेगा, यहां पे पैसा ट्रांसमिट होगा। तब तक देखो ये चेक तो इशू हो गया पर इसके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ, तो जो फालतू टाइम वेस्ट हुआ इसको क्या बोलते थे, फ्लोट। इसका आंसर क्या रहेगा, फ्लोट। ठीक। और बाकी सारा तो कितना स्टूपिड ऑप्शन है, ऐसे ही समझ में आएगा फ्लोट। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 29, वापस थोड़ा प्रैक्टिकल में आते हैं। तो एक अच्छा मिक्स है, थ्योरी का भी एक अच्छा प्रोपोर्शन है। क्या लिखा हुआ है, नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 14 लाख। तो आज के दिन नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 14 लाख। बहुत अच्छा बात। इट परचेज रुपीज 30 लाख वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। ये 30 लाख रुपए का रॉ मटेरियल क्रेडिट में लिया, तो एंट्री क्या करेगा, रॉ मटेरियल आया है, रॉ मटेरियल स्टॉक बढ़ गया, और क्रेडिटर यानी रॉ मटेरियल स्टॉक भी 30 लाख बढ़ गया। ओके, तो ये करंट एसेट है, क्रेडिटर भी 30 लाख बढ़ गया, ये करंट लायबिलिटी है, तो ये माइनस में लिख देंगे। होता है ना नेटवर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल, सीए को प्लस में लिख, सीएल को माइनस में लिख। चलो
अब आगे बोलता है 7% डिवेंचर्स फॉर 20 लाख, इशू किया 7% डिवेंचर 20 लाख का। सो जो एंट्री क्या करेगा जब डिवेंचर इशू करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब वर्किंग कैपिटल तो खाली बैंक आएगा, तो बैंक करंट एसेट है 20 लाख और आ गया। परचेज द मशीन फॉर 18 लाख फॉर कैश, 18 लाख रुपए का मशीन परचेज किया, एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो देखो कैश कम हुआ है 18 लाख, तो भैया कैश करंट एसेट जो है वो 18 लाख कम हो गया। बोलता है बताओ नया वर्किंग कैपिटल क्या, तो 14 था, प्लस 30 माइनस 30 खत्म करो, 14 प्लस 20 34 माइनस 18 कितना बन जाएगा 16। आंसर क्या होगा 16 लाख। डन, वेरी इजी। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है चैप्टर लेवरेज का। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का दिया है, एटलीस्ट ये 1 मार्क डिजर्व नहीं करता था, ये तो हम बोल सकते हैं। चलो पढ़े क्या है क्वेश्चन में। अ फर्म हैज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डॉल दिया है 5, डीएफएल दिया है 4, इंटरेस्ट दिया हुआ है 300 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ 75%, टैक्स रेट दिया है 45%, फिक्स कॉस्ट निकालना है। ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, इतना जो इतना कहानी लिख दिया। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पास में बनाते हैं। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस टैक्स ईएटी। एक मात्र वैल्यू क्या दिया है, इंटरेस्ट वो है 300, इंटरेस्ट है 300। अब इंटरेस्ट फाइनेंशियल नेचर का था तो हम लोग पहले फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करते हैं। डीएफएल कहां के, डीएफएल कितना है 4, और याद करो डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता था, ईबीआईटी बाई ईबीटी, तो ईबीआईटी बाई ईबीटी है 4, तो अगर हम यहां पे लिखे ईबीआईटी बाई ईबीटी है 4, ठीक, 4 बोलो या 4/1 एक ही बात है। शॉर्टकट देखो, अगर ईबीआईटी बाई ईबीटी 4 है, तो अगर ईबीआईटी 4 है तो ईबीटी 1 है, तो ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट 3 बचेगा। यानी ये 300 रुपया रिप्रेजेंट करता है 3 को, ये 300 रुपया रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो 4 का वैल्यू क्या होगा 400। 3 रिप्रेजेंट करता है 300, तो 4 की जगह क्या आएगा 400, तो ये वैल्यू क्या बन गया 400, तो ईबीटी क्या बनेगा 100। तो आप लोग चाहो तो चेक कर लो, डीएफएल क्या था, ईबीआईटी बाई ईबीटी 4। डॉल देखो कितना दिया हुआ है 5, याद करो डॉल का फॉर्मूला क्या होता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, ये दिया हुआ है 5, ईबीआईटी का वैल्यू 400 है, ईबीआईटी 400 लिख, कंट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा 400 इंटू 5 कितना बन जाएगा 2000, कंट्रीब्यूशन बन गया 2000। तो फिक्स कॉस्ट बीच में बैलेंसिंग फिगर, ये 2000 है, ये 400, बीच में क्या बच जाएगा 1600। आंसर क्या आएगा 1600। डन। तो चलो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इससे मच बेटर क्वेश्चन हम लोग के लिए मिसिंग फिगर प्रॉब्लम, ये तो फिर भी इजी था। चलो अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन 31। एबीसी एनालिसिस, ये मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन है। सेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। एबीसी एनालिसिस इज यूजफुल फॉर, एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे इन्वेंट्री को हम लोग बांटते हैं 3 कैटेगरी में। एबीसी किसके बेसिस पे, किसका ज्यादा यूसेज होने वाला है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। तो यहां पे हम लोग एनालाइज करते हैं इन्वेंट्री बेस्ड ऑन देयर यूसेज एंड मूवमेंट। रिडक्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं, सेफ्टी स्टॉक निकालना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, एनालाइजिंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं। चलो हम लोग अब तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है 80, नेट ऑपरेटिंग साइकिल दिया है 55। याद करो 2 टर्म था, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। यहां तो ऑपरेटिंग साइकिल डेज में है। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड प्लस एफजी होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, जो मिलाकर है 80 डेज। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल में क्या आएगा, ये चारों का चारों सेम चीज आएगा, खाली माइनस क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड कर देते हैं। अब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 40 दिया हुआ है, तो ये भैया 40 है।
कन्वर्जन पीरियड यानी कन्वर्ट करने का पीरियड, यानी जिस दौरान कन्वर्ट हो रहा है, यानी डब्ल्यूआईपी स्टेज में है 2 दिन। एफजी का होल्डिंग पीरियड 20 दिया हुआ है। कलेक्शन पीरियड निकालना है, डेटर का पीरियड निकालना है, और ये टोटल क्या है 80। इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 80 में माइनस करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना बना 62, प्लस डेटर पीरियड 80 है तो डेटर कलेक्शन पीरियड क्या आएगा 80 माइनस 62, 18 डेज। तो अगर आपको कैलकुलेट करो ये है 18 दिन। काफी इजी क्वेश्चन था 32। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन 33। क्या है? एमएनसी एक्सपेक्ट्स सेल्स टू इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम करंट ईयर लेवल ऑफ 5 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 5 मिलियन मतलब 50 लाख। तो करंट ईयर में सेल 50 लाख था, पर बोलता अगले साल ही 55 लाख हो जाएगा। बढ़िया बात है, जब मेरा अगला साल सेल वैल्यू हो जाएगा 55 लाख। बोलता नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% है, तो भैया जितना भी सेल कमाएंगे उसका 8% नेट प्रॉफिट कमाएंगे। नेट प्रॉफिट का मतलब ईएटी होता है, तो इसका 8% कैलकुलेट करो तो 55 लाख का 8% कैलकुलेट करो 4,40,000 हो गया। अब ईएटी कमाया हुआ है 4,40,000, प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब यही आपेश। अब आगे बोलते हैं जितना भी कमाएगा उसमें डिविडेंड पे कर देंगे 30%, तो इसका 30% डिविडेंड दे दिए। बोलता है व्हाट फाइनेंसिंग फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स माने डिविडेंड देने के बाद इंटरनली क्या बचा, यानी रिटेन अर्निंग्स। तो ये इसका 30% डिविडेंड दिए तो बचेगा क्या, 100 में 30 गया मतलब 70 बचेगा, तो 4,40,000 का 70%। और आपको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 3,08,000। आंसर क्या है 3,08,000। डन। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन 34। तो इसको हम हर एक ऑप्शन को समझाते हुए चल रहा है, इसलिए हम लोग टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली एग्जाम में तुम लोग को इतना टाइम नहीं लगेगा। इफ अ कंपनी acquired a helicopter for its top management for a certain period on a fixed payment, देखो यहां पे फिक्स्ड पेमेंट आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, यानी रिस्क लेके आया। Which of the following will be true regarding leverage? अब एक बात समझो, लेवरेज दो तरीका का था, एक था ऑपरेटिंग लेवरेज, एक था फाइनेंशियल लेवरेज। खाली फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आएगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ जाएगा। अगर लोन लेते या प्रेफरेंस शेयर आता तो फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ जाता, पर यहां तो भैया खाली फिक्स्ड कॉस्ट आया है, यानी खाली ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा। आंसर क्या है ए। वेरी इजी। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 35। अब लगातार लगता है कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चन दिख रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चन बहुत फटाफट होता है। Which of the following is not a valid assumption of MM approach to capital structure? MM अप्रोच के अंदर में क्या चीज assumption नहीं था? सिक्योरिटीज आर डिविजिबल, एकदम था, आप लोग याद करना, डिविडेंड पॉलिसी में डिस्कस किए थे। सिक्योरिटीज आर डिविजिबल इन नेचर, जहां पे इक्विटी शेयर को भी हम लोग डेसिमल में लेते थे। लैक ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गलत। बोलते हैं फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, अरे होगा, एकदम होगा, इंफॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल, तो ये नॉट अ assumption। ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जीरो, ये assumption था, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, नो टैक्सेशन assumption था। चलो अगला क्वेश्चन 36। Which of the following will not have an impact on firm's treasury position? ट्रेजरी का मतलब क्या, जो कैश एंड बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इनमें से किसकी वजह से उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये जब डिविडेंड पे करेंगे कैश चला जाएगा, फर्क तो पड़ेगा। जब टैक्स पे करेंगे कैश चला जाएगा, फर्क तो पड़ेगा। जब असेट परचेज करेंगे कैश जाएगा, फर्क तो पड़ेगा। जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो रिजर्व से जाएगा। एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई फ्री रिजर्व से जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां देखो कैश में फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसमें फर्क नहीं पड़ा, बोनस शेयर्स में। इजी। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 37 क्या है। A firm has a dollar of 6 at a certain production level. If the sales of the firm rises by 1%, it implies, देखो इनकम स्टेटमेंट को याद करना, मेरे को जल्दी से याद दिलाते हैं। सेल अगर 1% चेंज होगा
वेरिएबल कॉस्ट भी 1% चेंज होगा, यानी कंट्रीब्यूशन भी 1% चेंज होगा। अब सिंस फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है इसीलिए ईबीआईटी 1 से ज्यादा चेंज होगा, कितना? जितना डॉल है उतना। तो सेल अगर 1% बढ़ा और डॉल 6 टाइम से ये इंडिकेट करता है ईबीआईटी इंक्रीज होगा, ईबीआईटी इंक्रीज होगा 6%। तो सेल से ईबीआईटी तक डॉल बताता है, ईबीआईटी से ईपीएस तक डीएफएल बताता है, सेल से ईपीएस तक डीसीएल बताता है। डन। 37। जो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 38। एक बार हम पॉज कर रहे हैं वीडियो क्योंकि थोड़ा शैडो आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा शैडो आ रहा है पीछे की तरफ। तो एक बार हम लाइट अरेंजमेंट को थोड़ा ठीक करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, थोड़ा शैडो आ रहा है, अभी भी हल्का सा आ रहा है, ठीक है। बाकी तो देखो सब क्लियर है, मेरा चेहरा क्लियर है, जो लिख रहे हैं वो क्लियर है, बस काफी है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 38। चल लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर्स अ ट्रेड ऑफ। अब एक कंपनी को कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए? एक कंपनी को कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? अब देखो, सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते हैं? ताकि स्टॉक आउट ना हो जाए, इन्वेंट्री खत्म ना हो जाए, तभी हम लोग सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। अब प्रॉब्लम यह है, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा तो स्टॉक आउट हो जाएगा, अगर सेफ्टी स्टॉक रखा तो उसको रखने का कैरिंग कॉस्ट लग जाएगा। तो यहां पे हमको वो निकालना पड़ता है कि सेफ्टी स्टॉक क्या रखे ताकि ना स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगे ना कैरिंग कॉस्ट। तो ट्रेड ऑफ करना है स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच में। तो आप देखो स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच में। अगला हमारा क्वेश्चन 39। Which of the following is not a valid assumption of EOQ? अब EOQ के अंदर में assumption क्या है? देखो पहले ना EOQ का फॉर्मूला क्या था? रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाय C। यहां पे A क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान देना एनुअल रिक्वायरमेंट। O क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। C क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। उसमें assumption था A हमेशा कांस्टेंट है, O कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, और मटेरियल इवनली यूज करते हैं साल भर। लीड टाइम 0 है, मतलब तुरंत मटेरियल चाहिए तुरंत मिल जाएगा। तो ये assumptions था। अब बोलते हैं इनमें से कौन सा assumption नहीं है? डिमांड फोरकास्ट इज अवेलेबल, हाँ डिमांड मुझे पता है। इन्वेंट्री कैन बी रिप्लेनिश्ड, इमीडिएटली रिप्लेनिश मतलब खत्म हो तो तुरंत मटेरियल आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। कॉस्ट पर ऑर्डर यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरिएबल, नो नो, ये तो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। कैरिंग कॉस्ट इज फिक्स्ड, यस कैरिंग कॉस्ट इज फिक्स्ड। क्वेश्चन 39 डन। चलो अगला हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन। Which of the following investment decisions are required to be taken for a stock? एक कंपनी है, एक शेयर, अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। मान लो बाजार में एक शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, पर भैया जो उसका वर्थ है ना, जो उसका वर्थ है वो 150 रुपए के बराबर है। तो 150 रुपए का चीज अगर बाजार में 100 रुपए में मिल रहा है तो क्वेश्चन उठता है हम लोग क्या करें? वैसे शेयर को बेच दे, पगला है क्या? 150 का चीज 100 में थोड़ी बेचेगा। अगर मान लो कभी वैसा सिचुएशन आ जाए जो कोविड-19 के समय आया था, जितना स्टॉक मार्केट भयंकर गिरा था इनिशियली, तो जो अच्छा शेयर्स है उसका जो वर्थ है मार्केट वैल्यू से गिर गया, तो एक रैशनल इन्वेस्टर तो शेयर्स खरीद लेगा ना, सस्ता में मिल रहा है मार्केट में, तब इस केस में वो क्या करेगा? बाय करेगा। डन। चलो अगला क्वेश्चन 41। ये क्वेश्चन हमारे ईओक्यू का है। पहले ईओक्यू देखो, ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला था रूट ओवर 2AO बाई C, जहां पे A याद करो क्या होता था? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहां पे क्या लिखा है? मंथली डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। भाई मेरे को मंथली नहीं, मेरे को साल भर का चाहिए। तो एक महीने का इतना है, तो साल भर का कितना आएगा? 150 इंटू 12, 1800। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 8, ये है O। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 2, ये है C। A आया, O आया, C आया, वैल्यू पुट कर EOQ मिल जाएगा। कैसे आएगा? रूट ओवर 2 इंटू A 1800, O है 8, C है 2। तो अगर आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, पहले 2 इंटू 1800 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, 14400 आया। इसका रूट ओवर मार देना, कितना बन जाएगा? 120। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, काफी इजी है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 42।
अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू, प्लीज मत पढ़ो, अपने आप सोचो, अपने आप सोचो। अर्निंग्स पर शेयर क्या होता था? अर्निंग्स पर शेयर क्या होता था जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा? तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? जो लास्ट में बच जाए ऑफिस शेयर ईएटी डिवाइडेड बाय, निकालना है अर्निंग्स पर शेयर, डिवाइड करेंगे कितने शेयर्स को हम लोग इशू किए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ईएटी बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन ऑथराइज्ड, नहीं उतना तो ऑथराइज किया हुआ है, पर शेयर निकालना है कितना अभी तक इशू किए हैं, ईएटी बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन इशूड कैपिटल। डन। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 43, ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 इंडिकेट्स, पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। इनकम स्टेटमेंट को याद करो। इनकम स्टेटमेंट को अगर आप लोग याद करेंगे तो था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस प्रेफरेंस ऑफिस छड़ाओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सारा कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जो इसके ठीक ऊपर आया डिवाइड बाय वो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटरेस्ट के ऊपर क्या था? ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। ठीक, तो ये क्या चीज को इंडिकेट करता है? देखो लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ईबीआईटी इक्वल टू 6 इंटू इंटरेस्ट, यानी ईबीआईटी कितना होगा? 6 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्या होगा? 6 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। याद करना, थ्योरी क्लास में लोग पढ़े थे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये सब का फॉर्मूला। डन। चलो 43 भी हो गया। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 44। डेटर्स टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या दर्शाता है? पहले बताओ डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या? ये दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर बाय वो। याद करो, टर्नओवर बाय वो। अब डेटर टोटल टर्नओवर पे डिपेंड नहीं करता, वो क्रेडिट सेल पे डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। ठीक, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट करता है करेक्शन पीरियड? नहीं। डेटर्स इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल? एकदम करेक्ट। डेटर्स इन रिलेशन टू टोटल सेल? नहीं, ओनली क्रेडिट सेल। एजिंग ऑफ डेटर? नहीं। 44 भी डन। चलो अगला हमारा है क्वेश्चन 45। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा एंड कंप्यूट द टोटल सेल्स अमाउंट। अब मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना है, जरा करें। 45 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग डेटा एंड कंप्यूट द टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल सेल निकालना है, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन। क्लोजिंग डेटर 30 लाख, ओपनिंग डेटर 20 लाख, यानी एवरेज में डेटर आ गया 30 और 20 का एवरेज अगर आप लोग कैलकुलेट करो कितना बनेगा? 25 लाख। ठीक, एवरेज कलेक्शन पीरियड 25 डेज है। क्रेडिट सेल 73% ऑफ टोटल सेल है, साल में अज्यूम कर 365 दिन है, 360 नहीं 65 है। तो देखो एवरेज डेटर्स कैसे निकालते थे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अगर आप लोग को याद होगा, हम क्या करें, यहां करें, यहां स्पेस है। डेटर कैसे निकालते थे? साल भर का क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 365 लिए, क्योंकि यहां 365 डेज बोला है, इनटू डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। अब जो एवरेज डेटर निकाले हैं 25 लाख, वैल्यू पुट करते हैं 25 लाख। क्रेडिट सेल नहीं पता, 365 इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड। देखो कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है? 25 दिन। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखना क्रेडिट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 365 लाख। 25 गया, 365 मल्टीप्लाई हुआ 1 से। ठीक, क्रेडिट सेल कितना है? 365 लाख। और क्रेडिट सेल क्या बोलता है? जो 365 लाख आया वो क्या है? 73% ऑफ टोटल सेल, 73% ऑफ टोटल सेल्स। तो अगर आप लोग टोटल सेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखना कितना बन जाएगा? 365 लाख डिवाइडेड बाय 73%, कैलकुलेट करना कितना आएगा? 500 लाख। डन। तो यहां पे फिर भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, टाइम लगेगा, पर घबराने का नहीं है, ऑलरेडी हमारा टाइम बचाने के लिए थ्योरी बहुत था। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्या लिखा हुआ है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन। इफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज लेस देन द एक्चुअल डिविडेंड, मान लो एक्सपेक्ट किया डिविडेंड 10,
और एक्चुअल में डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कम है, एक्चुअल डिविडेंड ज्यादा है, मान लो एक्चुअल डिविडेंड दे दिया 15। अब सोचो क्या होगा। हमें कंपनी में इन्वेस्ट किए, सोच के यार मेरे को डिविडेंड 10 रुपया चाहिए, पर एक्चुअल में डिविडेंड देने के समय 10 नहीं वो 15 दे दिया, तो अच्छा है ना। अगर अच्छा है तो बहुत खुश होगा, और जब शेयर होल्डर खुश होता है तो शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, और अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो भैया जो जो फर्म है उसका वैल्यू भी बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी अबव। पर वही अगर बाई चांस उल्टा हो जाता, हम एक्सपेक्ट करते 10 पर डिविडेंड मिलता असली में खाली 8, तो शेयर प्राइस गिरता, वैल्यू ऑफ फर्म भी गिरता। ठीक, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन 46 था। क्वेश्चन 47 हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 47 एक इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह में चारों ऑप्शन नहीं है। ये आईसीएसआई में लिखा हुआ है, हमारे सजेस्टेड आंसर में भी, और कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन 48 फटाफट देखिए, क्वेश्चन 48 क्या है। चलो क्वेश्चन 48 देखते हैं क्या है। वॉल्टर मॉडल कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज कंपनीज वेयर, अब देखो वॉल्टर मॉडल के असम्पशंस को याद करो। वॉल्टर मॉडल के अंदर में असम्पशन था, फॉर्मूला क्या था, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के ई होल डिवाइडेड बाई के। ये था वॉल्टर मॉडल का असम्पशन, सॉरी फॉर्मूला। इसमें असम्पशन था डी ई आर के ई सब कुछ कांस्टेंट जो जो आया है। अगला, कोई प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर से पैसा नहीं लेगा, ये खाली इक्विटी शेयर से पैसा ले सकता है। हाई प्रॉफिट है, लो प्रॉफिट है, कुछ भी चलेगा। अब वॉल्टर मॉडल कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज कंपनीज विच, खाली वैसी कंपनी में अप्लाई करेगा जो हाई प्रॉफिट अर्न करे, नहीं नहीं लो प्रॉफिट में भी चलेगा। मेक इन्वेस्टमेंट बाय रिसोर्टिंग टू हाई लेवल ऑफ डेट, डिवेंचर हो ही नहीं सकता। मेक इन्वेस्टमेंट विदाउट बोरोइंग और रेजिंग एक्सटर्नल इक्विटी, करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 48 का, ऑप्शन सी। उसका असम्पशन था ये किसी और से पैसा नहीं लेगा, ना डिवेंचर ना प्रेफरेंस, कोई एक्सटर्नल सोर्स से पैसा नहीं लेगा। क्वेश्चन 48 डन। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन 49। कैश मैनेजमेंट मॉडल हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, अब कैश मैनेजमेंट का दो मॉडल हम लोग पढ़े। एक था ईओक्यू वाला जो दिया हुआ था विलियम जे बॉमल का, और एक और पढ़े मिलर और का। अब कैश मैनेजमेंट मॉडल किसका दिया हुआ, लिंटर, गलत, ये तो डिविडेंड का देके गया था। वॉल्टर गॉर्डन, गलत, ये भी डिविडेंड का देकर गया था। बॉमल का दिया हुआ है कैश मैनेजमेंट मॉडल। ठीक, यानी हम लोग कर रहे हैं एक एमसीक्यू, पर बाकी सारा ऑप्शन भी कहां कहां अप्लाई होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक अच्छा रिवीजन हो जाए। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 50, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूटेशंस, वैक का बात कर रहा है। जो वैक का कैलकुलेशन है, असाइंस मोर वेट टू इक्विटी, नहीं नहीं। याद करो जब डब्ल्यूआईसीसी कैलकुलेट करते थे कैसे सोर्स लिखते थे, अमाउंट लिखते थे, वेट लिखते थे, कॉस्ट और डब्ल्यूआईसीसी आता था। सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर का अमाउंट दिया रहता था, और वेट इसके बेसिस पे कैलकुलेट करते थे जो 1 आता था। और याद करो ये अमाउंट आइदर बुक वैल्यू हो सकता है या मार्केट वैल्यू हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा वेट इक्विटी को देता है या ज्यादा वेट डिवेंचर को देता है या रिटेन अर्निंग्स से एक्सक्लूड करता है, ऐसा कुछ नहीं। यह असाइन करता है वेट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, करेक्ट आंसर रहेगा डी। चलो अगला क्वेश्चन 51, ओके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लग रहा है। चलो क्वेश्चन 51, चलो द लाइब्रेरी साइड ऑफ शिवानी लिमिटेड बैलेंस शीट शोज इक्विटी कैपिटल ऑफ 25 लाख, रिटेन अर्निंग्स ऑफ 50 लाख, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 100 रुपया ईच, मार्केट वैल्यू हर एक शेयर का 300 रुपया है। इफ द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 18%, इक्विटी वाले 18% चाहते हैं। अच्छा जी, एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ इशूइंग फ्रेश इक्विटी इज 5%, और फ्लोटेशन कॉस्ट 5% लग जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, यार इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। और रिटेन अर्निंग्स किसका होता है, इक्विटी वाले का, और मेरे को केआरई निकालना है। वो क्या होगा,
जितना इन्वेस्टर चाहता है वही तो उसको देंगे। आंसर क्या? 18%। यानी कैलकुलेशन करना ही नहीं था, सीधा टिक मारो 18%। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 52। क्या है 52? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ नील लिमिटेड इज एज अंडर। इक्विटी प्लस रिजर्व मिला के 200 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर 50 लाख, 12% लोन 150 लाख। अच्छा जी, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सो दैट अर्निंग्स पर शेयर इज निल। अज्यूम टैक्स रेट 35%। तो तुम लोग एक बात याद दिलाता है, वो ईबीआईटी का वैल्यू जब ईबीटी जब ईपीएस 0 हो जाए उसको हम लोग इनडिफरेंस पॉइंट बोलते थे। चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर सेकेंड क्लास। मेरे को वहां पे वो ईबीआईटी का वैल्यू निकालना है जब ईपीएस 0 हो जाए, या इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है। अब याद करना, इनडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिए, तो 150 का 12%, 150 का 12% निकालो, 18 होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। 50 लाख का 10% 5 लाख होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट 35% है, 35% माने 35 बाय 100 0.35। यह आएगा 18 प्लस 5 बाय 0.65। तो एक काम करें, 5 बाय 0.65 निकाले, 7.69 आया, उसमें 18 जोड़ दो, 25.69 आएगा। तो इसका ऑप्शन देखो, 25.69 आप लोगों को क्या दिख रहा है? एकदम दिख रहा है, आंसर है सी। ठीक। इनफैक्ट ये जो रिवीजन वीडियो हम बनाए उसके अंदर में भी ये फॉर्मूला को डिस्कस किया था। चलो क्वेश्चन 53। एबीसी लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट शो प्रॉफिट बिफोर फ्रॉम ऑपरेशन ईबीडीआईटी। ध्यान दो, ईबीडीआईटी 500 लाख। तुम लोगों ने ईबीडीआईटी क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसी ऑर्डर में माइनस होगा, पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स। अब क्या बोलता है? डेट का वैल्यू यानी डिवेंचर का वैल्यू 1000 लाख है, जिसको 12% देना है, तो 1000 का 12% इंटरेस्ट है। डेप्रिसिएशन 100 लाख दिया हुआ है, टैक्स 35% दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालना है। वेरी इजी। तो ईबीडीआईटी में से सबसे पहले डेप्रिसिएशन उड़ा दे, कितना है? 100। ये मिलेगा ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दे, 1000 का 12% 120 देंगे, क्या मिलेगा? ईबीटी 280। ईबीटी में से टैक्स उड़ा दे, कितना है? 35%। किस पे कैलकुलेट करेंगे? जितना कमाए उसका 35% टैक्स देंगे। तो कैलकुलेट करना, 280 का 35% कितना आएगा? 98। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना, कितना बन जाएगा? आई थिंक 182। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 182। 53 का आंसर है 182 लाख। डन। काफी इजी क्वेश्चन था इनकम स्टेटमेंट का। कहां गया? 54। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ स्टॉक को बढ़ाने के साथ साथ द सिस्टमैटिक रिस्क इज लाइकली टू स्लो। सिस्टमैटिक रिस्क तो देखो हम क्या बोले, पूरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है। जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो एक कंपनी को इंपैक्ट करता है। तो मान लो मेरे पास पहले एक शेयर था तो सिस्टमैटिक रिस्क था, 5 हो जाए तब भी सिस्टमैटिक रिस्क उतना ही रहेगा, 10 हो जाए तब भी सिस्टमैटिक रिस्क उतना ही रहेगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क चेंज होगा पर सिस्टमैटिक रिस्क क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा? सेम। याद करो, सिस्टमैटिक रिस्क अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 55, ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो दिया हुआ है 4:1। करंट रेशियो क्या होता है भैया? CA/CL 4:1। नेट वर्किंग कैपिटल है 30,000, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 30,000, CA - CL है 30,000। तो एक
एक काम करते हैं ना, आगे नहीं पढ़ते हैं, पहले करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालते हैं। तो करंट एसेट को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू सीएल, ये इधर गया। करंट एसेट की जगह 4 इंटू सीएल लिख देते हैं, माइनस सीएल इक्वल टू 30,000। तो 4CL माइनस सीएल क्या होता है, 3CL इज इक्वल टू 30,000। तो करंट लायबिलिटी का वैल्यू क्या बन जाएगा, 30,000 बाई 3, 10,000। करंट लायबिलिटी जैसी 10,000 मिला, ये वैल्यू यहां पे पुट करना, करंट एसेट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10,000 कितना बन जाएगा, 40,000। करंट एसेट क्या बन जाएगा, 40,000। अब बोलता है कैलकुलेट करके बता लिक्विड एसेट कितना, अगर स्टॉक है 8,000। याद करो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट कैसे मिलता था, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। प्रीपेड कुछ नहीं बोला, तो 40 में खाली 8 हटाएंगे, क्या बचेगा, 32,000। वेरी इजी क्वेश्चन 55। चलो अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन 56। क्या है हमारा 56, a sum of rupees 56,000, sorry, a sum of rupees 50,000 is invested at the rate 12% per annum for 6 साल। 50,000 रुपए हम आज इन्वेस्ट किए 12% पर एनम 6 साल के लिए। What will be the present value of its maturity value? बोलते जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगा उसका वापस से प्रेजेंट वैल्यू निकाल, अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो कैसे करेंगे देखो, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% पर एनम 6 साल के लिए। मुझे मेच्योरिटी वैल्यू पहले कैलकुलेट करना है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए आर कितना है 12% टू द पावर एन है 6, तो 1.12 टू द पावर 6 इंटू 50,000 करना, यह आएगा 98691। यह आया 98691, मुझे मेच्योरिटी वैल्यू मिल गया। अब होता है उसी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यही सेम फॉर्मूला लगा के, फ्यूचर वैल्यू है 98691, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 10%, एन क्या है 6। तो अगर हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करें, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू आएगा 55708, जो नियरेस्ट इसके बराबर है। 56 का सी में हम लोग टिक मार देंगे। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 56 खत्म। ओके, आप लोग को देखना है तो देख लो भैया। 98691 इक्वल टू पीवी इंटू, ये फैक्टर आया है 1.1 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 1.7715 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, थोड़ा 30-40 रुपए का डिफरेंस आया है, वो राउंडिंग ऑफ एरर है। 55,000 रुपया मेरे को तो 30-40 रुपया तुरंत दे देगा बिना सोचे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60, बस 4 क्वेश्चन और है, फटाफट करते हैं। 57 देखो, ये क्वेश्चन हमारे गॉर्डन मॉडल का है, डिविडेंड पॉलिसी का। पहले गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या था हम बता देते हैं, P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। पढ़े क्या क्या है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म 12%, के दिया हुआ है 12%, 12% मतलब 12/100, 0.12। एक्सपेक्टेड ईपीएस दिया हुआ है 20 रुपया, तो भैया अर्निंग्स कमाने वाले हैं 20 रुपया। एग्जिस्टिंग पे आउट रेशियो 25% है, आज के दिन 20 का 25% पे करता है, तो 20 का 25% माने 5 रुपया पे करता है डिविडेंड। अच्छा जी, द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स पे आउट रेशियो टू 50% पर ईयर। सोच रहे नहीं 20 का 25% नहीं, 20 का 50% देंगे, यानी 10 रुपया देंगे।
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस में कितना इफेक्ट आएगा? एज पर गॉर्डन मॉडल, अगर री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ द कंपनी 15%, री इन्वेस्टमेंट रेट दिया हुआ है 15%। अच्छा, तो क्वेश्चन उठता है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, अब D1 पता है, K पता है, पर ग्रोथ रेट नहीं पता। याद करो, ग्रोथ रेट होता था B इंटू आर। B का मतलब रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर। जो 25% पे कर रहा है मतलब 75% रिटेन कर रहा है, जिसपे 15% कमा रहा है, तो 75 का 15% कैलकुलेट करना जाएगा 11.25% पहले केस में। अगले केस में जब 50% पे कर रहा है यानी 50% रिटेन कर रहा है, तब 50 का 15% कमाया है, कैलकुलेट करना कितना आएगा? 7.5%। तो एक काम करें, पहले फर्स्ट सिनेरियो में वैल्यू पुट करते हैं। जब डिविडेंड 5 रुपया है, के 0.12, और जब ये 25% था तो मेरा ग्रोथ कितना था? 11.25%, 0.1125। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में, मेरा हैंडराइटिंग ऑलरेडी खराब है और खराब लग रहा है। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आएगा 666 जाएगा, 666। ठीक, पर वही अगर बाई चांस डिविडेंड 10 रुपया हो जाए, के तो उतना ही है, ग्रोथ रेट कितना हो गया? 7.5% यानी 0.075। अब देखो ये क्या बन जाएगा? 222। यानी पहले आ रहा था 666, अब आ रहा है 222, यानी कितना कम हो गया? 444। तो ऑप्शन में देखो, इट विल इंक्रीज ना भैया, इट विल डिक्रीज बाय 444। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 1 मार्क डिजर्व नहीं करता था, पर चलेगा क्योंकि थ्योरी भी बहुत सिंपल सिंपल फटाफट होने वाला था। चलो अगला हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 58। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पर सीएबीएम का क्वेश्चन है। अब देखो, पहला लाइन ना हम पढ़ेंगे ही नहीं, एक भी नंबर नहीं है, और हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। स्टिल पढ़ लेते हैं। मिस्टर इज प्लानिंग टू बाय सिक्योरिटी एंड इज इन अ डिलेमा रिगार्डिंग प्राइस टू बी पेड। फॉर दिस ही इज रिलाइंग ऑन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी। हेल्प हिम हाउ टू कैलकुलेट द अफोरसेड रेट परसेंटेज इफ यू आर इन्फॉर्म दैट। अब काम का बात शुरू, खाली इतना सा। सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन 6% है, स्टैंडर्ड डिविएशन उस असेट का 6%। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.6, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का है 5%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8%, रिटर्न ऑन मार्केट 12%। तो याद करो, फॉर्मूला था RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, पर मुझे पहले बीटा कैलकुलेट करना है, जो हम लोग डिस्कस किए थे। बीटा कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ असेट 6% डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट 5 इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.072, सॉरी 0.6, आई एम रियली सॉरी, ये आएगा 0.72। ठीक, अब मुझे सीएपीएम का फॉर्मूला लगाना है। के का वैल्यू क्या होगा? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF कितना है? 8, RM कितना है? 12, RF कितना है? 8 इंटू 0.72। आप लोग कैलकुलेट करना, 4 इंटू 0.72, बॉटमास लगाना, पहले भैया ब्रैकेट को करना, इंटू 0.72। कुछ लोग 8 काट देते हैं, फिर 12 इंटू 0.72 बोलते हैं, गलत। बॉटमास ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई कर, फिर 8 को ऐड कर, क्या बनेगा? 10.88%। डन। बस 2 और क्वेश्चन, हमारा पूरा पेपर डिस्कशन होता है खत्म। चलो 59। ये क्वेश्चन हम 100% श्योर है, ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता 1 मार्क। पूरा एनपीवी कैलकुलेट करने बोला है इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन को तुम लोग छोड़ देना एग्जाम में, शुरू में पूरा पेपर कंप्लीट करना, टाइम बचे तो करने जाना, अदरवाइज बाकी पेपर छूटेगा। चलो एनीवेज, हम लोग तो करें। देखो, फर्म ए
is considering a project A. The project involve cash outlay of 50,000, शुरू में 50,000 रुपया लग रहा है। वर्किंग कैपिटल आउटले 20,000 टाइम पीरियड 2 में लग रहा है। हर साल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स 12,000 आएगा 5 साल तक, एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक, इसमें वर्किंग कैपिटल वाला नहीं है। और जो शुरू में 50,000 गया था उसका 20% वापस से मिलेगा, वो भी नहीं है। What would be your advice to the company using NPV approach if the cost of capital is 10%? अब भैया पहले तो मुझे जगह चाहिए बड़ा सारा, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है ही नहीं। यही करते हैं। कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में 50,000 गया, टाइम पीरियड 2 में 20,000 भी जा रहा था। कैश इनफ्लो टाइम पीरियड 1 2 3 4 5, देखो हर साल कितना कितना आ रहा था 12,000, और आखिरी साल में वर्किंग कैपिटल पूरा मिलेगा और शुरू में जो गया उसका 20% मिलेगा। ठीक है, पहले तो हर साल का 12,000 लेते हैं। सोचो 1 मार्क का क्वेश्चन। अब आखिरी साल में 12,000 आएगा, क्या क्या आएगा 12,000 आएगा, जो शुरू में गया उसका 20% मिलने वाला था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल मिलने वाला है, यानी कुल मिला के मिलने वाला है 42,000। ठीक, पीवी फैक्टर लेंगे एट द रेट 10%। आप लोग देखो पीवी फैक्टर कितना है एट द रेट 10%। टाइम पीरियड 0 में हमेशा 1 होता है। अब 10% का लेंगे, 10 बाय 100 यानी 0.1 में 1 जोड़ के 1.1 डिवाइड इक्वल टू टाइम पीरियड 1 में 0.909, एक और इक्वल टू 0.826, एक और इक्वल टू 0.751, एक और इक्वल टू 0.683, कोई चाहे तो 4 डेसिमल भी लेके कर सकता है, एक और इक्वल टू 0.621। अब देखो टाइम पीरियड 2 में 0.826 था, यहां पे 0.826 लिख देते हैं। पी फैक्टर आ गया, अमाउंट पता है, मुझे कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। 50,000 इंटू 1 50,000, ये कितना आएगा 20,000 इंटू 0.826 16,520, यानी टोटल आएगा 66,520। कैश आउटफ्लो आ गया। अब अगला मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, 10908 9912 9012 8196 26082। सारे कैश इनफ्लो को ऐड करके देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा। $64,110। एनपीवी क्या होता है, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो अगर आप लोग एनपीवी कैलकुलेट करेगा ये आएगा -2410। और ध्यान देना अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं क्या करते हैं, रिजेक्ट। तो इसमें क्या है, एक्सेप्ट द प्रपोजल नहीं, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट द प्रपोजल। और ऑप्शन क्या रहेगा, सी। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क तो डिजर्व नहीं करता था, बट स्टिल आया है। चलो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। EOQ डिटरमाइंस, EOQ वो क्वांटिटी है जहां पे मेरा टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट मिनिमम लगता है। तो EOQ वो ऑर्डर साइज है दैट मिनिमाइजेस द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी खाली ऑर्डरिंग कॉस्ट कम नहीं करना, ना खाली कैरिंग कॉस्ट कम करना है, मुझे टोटल कॉस्ट कम करना है। डन। चलो इसी के साथ हम लोग बहुत डिटेल में हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हुए पूरे के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करवाते हुए CS एग्जीक्यूटिव का दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व किया। जून 20 का जैसे ही मॉक टेस्ट होगा उसका सोल्यूशन लेके हम वापस एक वीडियो बना के यूट्यूब में डालेगा। चलो डन, बाय।